Hello everyone, welcome to my channel. I'm Anjali Saraswat and on this channel you will find content related to UGC NET examination. तो यूनिट 9 हम कवर कर रहे हैं अभी। बाकी यूनिट 1, 2 एंड 4 कंप्लीट हो चुकी हैं। मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके आप वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं इकोलॉजी के साथ। इकोलॉजी क्या होता है? इकोलॉजी उस स्टडी को नाम दिया गया है जिस साइंटिफिक स्टडी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनके एनवायरनमेंट के बीच में रिलेशनशिप्स को स्टडी किया जाता है। ठीक है, तो इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप्स बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट। जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किसी ना किसी वे में एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट तो करते ही हैं। ठीक है, और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं। तो ये रिलेशनशिप जो है ऑर्गेनिजम्स और एनवायरनमेंट के बीच में, इसकी स्टडी को ही इकोलॉजी कहा जाता है। किस पे फोकस करता है? इंटरेक्शंस पे। इंटरेक्शंस ऑर्गेनिजम्स और एनवायरनमेंट के बीच में। इसके लेवल्स देख लेते हैं। पहले ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स मिलके बहुत सारे फिर एक पॉपुलेशन बनाते हैं। पॉपुलेशन जब मिलती है बहुत सारी, फिर एक कम्युनिटी बनती है। जब बहुत सारी कम्युनिटीज मिलती हैं तो फिर एक पूरा इकोसिस्टम बनता है। ये सारे टर्म्स को भी हम पढ़ेंगे। जब बहुत सारे इकोसिस्टम्स मिलते हैं तो फिर वो एक बायोम बनाते हैं और बायोम मिल करके एक बायोस्फीयर बनाते हैं। बायोस्फीयर हम नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में पढ़कर आए हैं। आई होप आपको याद होगा। बायोस्फीयर मींस, बायो मींस लाइफ, स्फीयर मींस गोला। ठीक है, तो जीवन का गोला, ऐसा सिस्टम जहां पे लाइफ हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इकोसिस्टम। अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्टिंग विद नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ देयर एनवायरनमेंट। यानी कि इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम एक कम्युनिटी है जहां पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट करते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ। यानी कि एक एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट में कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और कुछ नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बायोटिक कहा जाता है, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को अबायोटिक कहा जाता है। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो क्या हो गए? एनिमल्स, प्लांट्स, या फिर छोटे छोटे आपके बैक्टीरिया। ठीक है, ये आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आ गए। और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स क्या हो गए? जैसे एयर, वाटर। ठीक है, ये कंपोनेंट्स तो है एनवायरनमेंट के, बट इनमें लाइफ नहीं है, तो ये नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है, इसीलिए इनको अबायोटिक कंपोनेंट्स कहा जाएगा। तो इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी जो बायोटिक मैटर होता है, वो अबायोटिक कंपोनेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं अपने एनवायरनमेंट के। ठीक है, अब इसके कंपोनेंट्स क्या है? बायोटिक, अबायोटिक। बायोटिक में प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स, ये सब आ जाते हैं। अबायोटिक में वाटर, लाइट, सॉइल, टेम्परेचर, ये सारी चीजें आ जाती हैं। अबायोटिक मीन्स दे डोंट हैव लाइफ। टाइप्स क्या क्या होगा इसके इकोसिस्टम के? इकोसिस्टम नेचुरल हो सकता है, आर्टिफिशियल हो सकता है। ठीक है, नेचुरल में क्या आ गया? फॉरेस्ट हो गए, ओशन हो गए। फॉरेस्ट में पूरा इकोसिस्टम होता है, वहां पे एनिमल्स रहते हैं, प्लांट्स रहते हैं, सब एक दूसरे के सहारे ही जी रहे हैं। ठीक है, जो ओशंस है, ओशन की भी पूरी लाइफ अलग ही होती है। छोटी मछली बड़ी मछली को खाती है, सॉरी, बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, और छोटी मछली उससे भी छोटे जीवों को खाती है। तो इस तरह से ओशन का इकोसिस्टम चल रहा है। ये तो हो गया आपका नेचुरल। बाकी दूसरा होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल में क्या हो गया? एक्वेरियम या फिर क्रॉप फील्ड्स। एक्वेरियम में आप आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट ही तो बना रहे हैं फिशेस के लिए। क्रॉप फील्ड क्या हो गया? आप खुद से खेत बना के उसमें अपनी फसल पैदा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मैन मेड हो गया, इसीलिए इसको आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में रखा जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इकोसिस्टम क्या होता है। बहुत आसान है ये, बस आपको थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है। छोटे छोटे टर्म्स हैं ये, बस क्वेश्चंस में यूज होंगे, आपको इनका मतलब पता होना चाहिए। अब आ जाता है हमारा फूड चेन, फूड वेब। देखिए, फूड चेन और फूड वेब में क्या डिफरेंस है? फूड चेन बस एक लीनियर सीक्वेंस है, यानी एक सीध में, एक लाइन में, सीक्वेंस में जो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें एनर्जी ट्रांसफर होता है थ्रू कंजप्शन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पहले एक, यहाँ डायग्राम में देखिए, यहाँ पे एक प्लांट है जिसको प्रोड्यूसर कहा गया है। ठीक है, फ्लावर है, इसको प्रोड्यूसर कहा गया है। देखिए, ये आपको सबको पता है, छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि इस पूरे अर्थ पे
जो भी प्लांट्स या एनिमल्स हैं, एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स पे। ठीक है। और प्लांट्स क्या है, प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं, तो इसीलिए उनको प्रोड्यूसर कहा गया है। ठीक है। बाकी एनिमल्स जो है वो कंज्यूमर होते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, एक प्रोड्यूसर है, एक प्लांट है, एक फ्लावर है, इसको कैटरपिलर कंज्यूम करेगा। ठीक है। तो कैटरपिलर क्या हो गया, कंज्यूमर। अब कैटरपिलर को फ्रॉग खा जाएगा। ठीक है। तो ये कैसा हुआ, प्राइमरी कंज्यूमर, क्योंकि पहले ये खा रहा है, सीधा प्रोड्यूसर को खा रहा है, तो ये प्राइमरी कंज्यूमर। उसके बाद जो खा रहा है वो हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर, उसके बाद जो खा रहा है वो हो गया टर्शरी कंज्यूमर। ठीक है। तो लाइन से लाइन चलती जा रही है आपकी। और ये एक लाइन जो दिख रही है, फूड चेन, जो इसका नाम है वो इसीलिए है क्योंकि चेन बनती जा रही है कंज्यूमर्स की। ठीक है। फ्लावर को कैटरपिलर ने खाया, कैटरपिलर को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया, और स्नेक को आउल ने खा लिया, या फिर हॉक भी खा सकता है इसको। ठीक है। तो ये पूरी एक चेन बन गई, इसीलिए इसको कहा जाता है फूड चेन। इसके दो तरह, दो टाइप्स हो सकते हैं। एक है आपका ग्रेजिंग फूड चेन। ठीक है। ग्रेजिंग, ग्रेजिंग मतलब चरना, घास चरना। तो इट स्टार्ट्स विद ग्रीन प्लांट्स। ठीक है। हरे पौधों से शुरू होता है, ये ग्रेजिंग फूड चेन है, जिसमें जो पहला एलिमेंट है वो आपका प्रोड्यूसर, यानी फूल पेड़ पौधे, ठीक है, ये होता है। और डेट्रिटस फूड चेन, इसमें क्या होता है, इसका मतलब ही होता है डेड ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है। तो जो फूड चेन डेड ऑर्गेनिक मैटर से शुरू होती है वो डेट्रिटस फूड चेन कहलाती है। इसमें डेड ऑर्गेनिक मैटर से क्या बनता है, आपने देखा होगा मशरूम्स। मशरूम्स कैसे बनते हैं, वो डेड ऑर्गेनिक मैटर से ही तो बनते हैं। और डेड ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, जो सड़े गले आपके जो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, उसके जो भी ऑर्गेनिक मैटर है, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, उससे ही तो बन रहा है वो। ठीक है। तो इसीलिए इसको डेट्रिटस फूड चेन कहेंगे, जब स्टार्टिंग में आपका डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है। इसके ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं। ट्रॉपिक लेवल्स क्या हो गए, अभी हम पिरामिड्स पढ़ेंगे उसमें और आपको अच्छे से समझ आएगा। ट्रॉपिक लेवल्स का मतलब ये है अलग अलग लेवल्स। एक प्रोड्यूसर पहले लेवल पे आ गया, दूसरे लेवल पे आपका क्या आ गया, प्राइमरी कंज्यूमर, थर्ड लेवल पे आ गया सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शरी कंज्यूमर, ऐसे चेन चलती जाती है। ये हो गया आपका फूड चेन। अब आता है फूड वेब। देखिए फूड चेन आपका सीधा सीधा चल रहा था, फूड वेब में पूरा जाल जैसा है। इस डायग्राम में देखेंगे, यहाँ पे अलग अलग जानवर हैं जो एक दूसरे को खाने में लगे हुए हैं। ठीक है। यानी कि हर कोई जानवर किसी दूसरे जानवर का शिकार बन रहा है। ठीक है। यानी कि ये सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, यानी कि ये क्या दिखा रहा है, इंटरडिपेंडेंस दिखा रहा है स्पीशीज की। स्पीशीज क्या होता है, अलग अलग तरह के जो जानवर होते हैं या पौधे होते हैं, या जो भी एनिमल और प्लांट्स में अलग अलग तरह की वैरायटी होती है, उसको स्पीशीज कहा जाता है। आसान भाषा में समझने के लिए अ, यही ठीक तरीका है। ठीक है। तो फूड वेब क्या है, ये एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स का। ठीक है। एक इकोसिस्टम में इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, ये हो गया आपका फूड वेब। यानी कि बहुत सारी फूड चेन्स हैं और एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ये हो गया आपका फूड वेब। इसमें क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इट शोज इंटरडिपेंडेंस ऑफ स्पीशीज, यानी कि ये स्पीशीज एक दूसरे पे डिपेंडेंट है ना, सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, सबको एक दूसरे की जरूरत है, ये दिखाता है फूड वेब। ये मोर स्टेबल देन अदर फूड चेन्स, और ये ज्यादा स्टेबल होता है फूड चेन। अब आप इसको देखिए, फूड चेन, अब मान लो पौधा है, उसको कैटरपिलर ने खा लिया, कैटरपिलर को फ्रॉग ने खा लिया, स्नेक को इसने आउल ने खा लिया, हॉक ने, जिसने भी खा लिया। अब फिर तो ये खत्म होते चले जाएंगे ना। बट फूड वेब में अगर इसको देखें तो इसमें सिर्फ ये आउल ही जिंदा बचेगा, बाकी सब मर जाएंगे अगर ऐसा ही रहा तो। फूड वेब में क्या है कि सारी स्पीशीज, हर स्पीशीज को कोई ना कोई खा रहा है। ठीक है। तो ये ज्यादा स्टेबल होगी, और जो भी जीवन चक्र चल रहा है सभी स्पीशीज का, वो अपने तरीके से चलता रहेगा और एक बैलेंस बना रहेगा, स्टेबिलिटी बनी रहेगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा फूड चेन फूड वेब। बहुत ही आसान कंसेप्ट है, आप अपनी छोटी क्लासेस में भी पढ़कर आए होंगे साइंस की बुक में। अब आता है इकोलॉजिकल पिरामिड्स, ये थोड़ा ध्यान से देखेंगे। देखो इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होता है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें
अलग अलग ट्रॉपिक लेवल्स क्या होते हैं अभी हम यहाँ पर देखा है। ट्रॉपिक लेवल्स पहले प्रोड्यूसर, प्राइमरी, सेकेंडरी, ठीक है। ये ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं कि किसने किसको कंज्यूम किया और वो अलग अलग लेवल्स पे स्टैंड करते हैं। तो ये कैसा है, इकोलॉजिकल पिरामिड जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं जिसमें कि ऑर्गेनिजम्स अलग अलग लेवल पे, अलग अलग ट्रॉपिक लेवल्स पे होते हैं और उनके बीच में रिलेशनशिप दिखाया जाता है। वे डायग्राम के थ्रू समझेंगे इसको अच्छे से। इकोलॉजिकल पिरामिड्स तीन तरह के होते हैं, ठीक है। पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। यहाँ लिखा है ऑलवेज अपराइट, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी समझेंगे आगे वाली स्लाइड्स में। तो देखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे पिरामिड ऑफ नंबर। पिरामिड ऑफ नंबर का क्या मतलब है भाई? पिरामिड ऑफ नंबर का मतलब है, ये देखो, पिरामिड क्यों बोला गया है, क्योंकि ये पिरामिड की शेप का है। यहाँ सीधा पिरामिड है और यहाँ पे उल्टा है, ठीक है। ये अपराइट मतलब सीधा और इन्वर्टेड मतलब उल्टा। तो ये क्या दिखाता है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स एट ईच ट्रॉपिक लेवल इन फूड चेन। यहाँ पे सबसे पहले प्रोड्यूसर प्लांट्स आ गए, प्लांट्स को इसने खाया कैटरपिलर ने, कैटरपिलर को इसने खाया फ्रॉग ने, फ्रॉग को किसने खाया, स्नेक ने, स्नेक को खाया हाउल ने या हॉक ने, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर से और एपेक्स लेवल, एपेक्स मतलब ये जो ऊपर जो कोना तिकोना बन रहा है, सबसे ऊंचा पॉइंट एपेक्स, यहां तक गए, ठीक है। तो ये आपका पिरामिड बन गया। प्रोड्यूसर्स यानी पौधे बहुत सारे होंगे, उन बहुत सारे पौधों को फिर कुछ कैटरपिलर्स खाएंगे, उन कुछ कैटरपिलर्स को एक फ्रॉग खाएगा, मतलब दो चार फ्रॉग खाएंगे, फिर दो चार फ्रॉग को कौन खा जाएगा, स्नेक खा जाएगा, उस एक स्नेक को फिर हॉक खा जाएगा। यानी कि प्रोड्यूसर्स बहुत सारे थे, इसीलिए ये जो बड़ा पार्ट है ये धीरे धीरे ऊपर जाते जाते छोटा होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स है वो ऊपर जाते जाते कम होते जा रहे हैं, ठीक है। ये उल्टा और सीधा होने का यही कारण है। ये अपराइट है, सीधा पिरामिड है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स ज्यादा है, प्लांट्स बहुत सारे थे, उसको खाया कुछ कंज्यूमर्स ने, कुछ प्राइमरी कंज्यूमर्स ने, उनको खाया उससे भी कम सेकेंडरी कंज्यूमर्स ने, उनको खाया उससे भी कम टर्शरी कंज्यूमर्स ने, और उससे भी कम जो है एपेक्स लेवल पे होंगे जिन्होंने इनको खाया। यानी कि नंबर ऑफ जो ऑर्गेनिजम्स है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए कम हो रहा है, इसीलिए ये अपराइट यानी सीधा पिरामिड है, ठीक है। तो इसमें क्या है, प्रोड्यूसर्स यानी प्लांट्स जो है वो बेस में आते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे आप ऊपर चलेंगे तो हर्बीवोर्स फिर कार्निवोर्स, और धीरे धीरे नंबर जो है कम होता जाता है, तो नंबर जनरली डिक्रीजेस, ठीक है। इसकी शेप दोनों तरह की हो सकती है, डिपेंड करता है कि कैसा इकोसिस्टम है, ठीक है। अब ये जो सीधा पिरामिड है, अपराइट पिरामिड जो है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स यानी पिरामिड ऑफ नंबर, ये सीधा कौन से केस में हो सकता है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में, है ना। क्योंकि घास बहुत सारी होगी, उसको कुछ ग्रास होपर खाएंगे, है ना, उन कुछ ग्रास होपर्स को फिर और कुछ कम फ्रॉग्स खाएंगे, उन और कुछ कम फ्रॉग्स को फिर स्नेक खाएंगे और स्नेक को हॉक खाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स कम होता जा रहा है, तो ये कौन सी सेटिंग में चलेगा, अपराइट पिरामिड, ये चलेगा ग्रासलैंड इकोसिस्टम में। अब उल्टा पिरामिड कब बनेगा, उल्टा नंबर ऑफ पिरामिड, उल्टा पिरामिड ऑफ नंबर कब बनेगा, जब ये जो इकोसिस्टम है ये ट्री इकोसिस्टम है। क्यों भाई, क्योंकि देखो, प्रोड्यूसर यहाँ पे ट्री आ जाएगा, ठीक है, एक पेड़ हो गया, पेड़ काफी बड़ा होता है, उस जो बड़ा पेड़ है वो कई सारे हर्बीवोर्स को संरक्षण दे रहा होगा, यानी कि उस एक पेड़ से बहुत सारी हर्बीवोर्स का पेट भर जाएगा, ठीक है। और उन बहुत सारे हर्बीवोर्स पे बहुत सारे पैरासाइट्स जो है वो डिपेंडेंट होंगे, और उन बहुत सारे पैरासाइट्स पे भी हाइपर पैरासाइट्स डिपेंडेंट होंगे, यानी कि डिपेंडेंसी जा रही है, बढ़ती जा रही है। यहाँ पे प्रोड्यूसर एक था, ठीक है, प्लांट एक था, बट उस पे जो डिपेंडेंट लोग हैं ऑर्गेनिज्म, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, इसीलिए ये पिरामिड उल्टा बना हुआ है, इन्वर्टेड पिरामिड है। प्रोड्यूसर कम थे, उस पे डिपेंडेंट हर्बीवोर ज्यादा हो गए, हर्बीवोर को खाने वाले फिर पैरासाइट और ज्यादा हो गए, और उन पैरासाइट्स पे भी डिपेंडेंट हाइपर पैरासाइट्स और ज्यादा हो गए, ठीक है। ये हाइपर पैरासाइट्स इन पैरासाइट्स पे डिपेंडेंट है, इनसे इनकी रोजी रोटी चल रही है, और ये पैरासाइट्स इन हर्बीवोर्स पे डिपेंडेंट है, और हर्बीवोर्स प्रोड्यूसर पे डिपेंडेंट है। तो इस तरह से आपका ये अपराइट और इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर हो गया। आप इसको समझ लीजिए
कि कौन कौन सी सेटिंग में, कौन कौन से इकोसिस्टम में कौन कौन सा पिरामिड बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में अपराइट बनेगा और ट्री इकोसिस्टम में ये इन्वर्टेड बनेगा, ये समझने वाली बात है। क्या फोकस करना है? शेप डिपेंड करती है इकोसिस्टम पे, और पैरासिटिक चेंज जो है इसमें यूजुअली उल्टा बनता है आपका पिरामिड, इन्वर्टेड बनता है पैरासिटिक चेंज में, क्योंकि एक जो ऑर्गेनिज्म है वो बहुत सारे पैरासाइट्स के लिए काम आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है आपका पिरामिड ऑफ बायोमास। देखो, बायो मीन्स लाइफ, मास मीन्स अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी। मास का मतलब होता है किसी भी बॉडी में कितना मैटर प्रेजेंट है, मास मतलब अमाउंट ऑफ मैटर। तो पिरामिड ऑफ बायोमास क्या दिखाता है? इट रिप्रेजेंट द टोटल बायोमास। ठीक है, टोटल बायोमास का मतलब क्या है? मास का मतलब मैटर, बायो मीन्स लिविंग। तो जो लिविंग मैटर का जो मास है उसको रिप्रेजेंट करता है पिरामिड ऑफ बायोमास एट ईच ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल आपको समझ में आ ही चुका है। ठीक है, ये अलग अलग लेवल्स हैं, ट्रॉपिक लेवल्स कहलाते हैं। तो पिरामिड ऑफ बायोमास जो है, इसकी यूनिट लिखी हुई है कि इसको काय में मेजर किया जाता है, ग्राम पर मीटर स्क्वायर या फिर किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर में मेजर किया जाता है। ग्राम वेट की यूनिट हो गई और पर मीटर स्क्वायर ये लेंथ है। अब देखो, इट रिफ्लेक्ट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये क्या दिखाता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी है। इसकी शेप भी उल्टी सीधी हो सकती है। ठीक है, अपराइट पिरामिड, सीधा पिरामिड कौन सा है? देखो, बहुत सारे पौधे हैं, उसको एक है ना, 1000 किलो सब्जी आई, उसको कुछ प्राइमरी कंज्यूमर्स ने खाया। ठीक है, 100 किलो लोग उसको खा गए। अब उन प्राइमरी कंज्यूमर्स को सेकेंडरी कंज्यूमर्स खा गए। ठीक है, उनका वेट 10 किलो, और उनको भी किसने खाया? टर्शरी कंज्यूमर ने, जिसका वेट 1 kg है। ठीक है, तो ये जो है खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, और वेट क्या है? धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो प्रोड्यूसर्स का वेट सबसे ज्यादा था, वेट नहीं सॉरी, मास। वेट और मास में डिफरेंस होता है। तो प्रोड्यूसर्स का मास ज्यादा है, प्राइमरी कंज्यूमर का उससे कम, सेकेंडरी का उससे कम, और टर्शरी कंज्यूमर का उससे भी कम। ठीक है, और ये जो सीधा पिरामिड बनता है इन केस ऑफ पिरामिड ऑफ बायोमास, ये कौन से कंडीशन में बनता है? ये बनता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, यानी कि फॉरेस्ट, जंगल वाले सिचुएशन में ये पिरामिड बनता है। और उल्टा कब हो जाता है ये पिरामिड? जब बात हो रही होती है एक्वाटिक इकोसिस्टम की, यानी पानी, जलीय जीवन की जब बात हो रही होती है, तो ये उल्टा हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब देखो यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन है। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन ने किसका गुजारा किया? जूप्लैंक्टन्स का। ठीक है, जूप्लैंक्टन्स से किसका गुजारा हुआ? स्मॉल फिशेस का। स्मॉल फिशेस को किसने खाया? बड़ी फिशेस ने खाया। तो यहाँ पे जो फाइटोप्लैंक्टन है, फाइटोप्लैंक्टन जो है वो बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, बट फिर भी इनका बायोमास जो वो बहुत ज्यादा कम होता है, इसीलिए ये कम है। ठीक है, फिर जू प्लैंक्टन, उसके बाद स्मॉल फिश और उनको खाया लार्ज फिश ने, तो ये पिरामिड धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है हर लेवल पे, तो इसलिए ये इन्वर्टेड पिरामिड बन गया। सीधा पिरामिड कौन से सिस्टम में बनता है? टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम में। और इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास कब बनता है? ये बनता है एक्वाटिक इकोसिस्टम में। ठीक है, और ये जो वेट है, सॉरी जो मास है, कौन सा लिया जाता है? ड्राई वेट। ठीक है, इन एक्वाटिक इकोसिस्टम पिरामिड ऑफ बायोमास इज ऑफन इन्वर्टेड, मतलब उल्टा, बेस्ड ऑन ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स के ड्राई वेट, उसमें पानी का जो वेट है उसको काउंट नहीं किया जाएगा। आगे चलते हैं। अब बात है आपका पिरामिड ऑफ एनर्जी। अब देखो, इसमें वही बात है, बस इसमें यूनिट चेंज हो रही है। ठीक है, तो इसमें फ्लो ऑफ एनर्जी दिखाता है ये हर अलग अलग ट्रॉपिक लेवल पे, शोज द फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू ईच ट्रॉपिक लेवल ओवर टाइम। इसकी यूनिट क्या है? किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि तुरंत ही, ये ओवर द ईयर काउंट किया जाता है। और इसके हिसाब से देखो, सबसे पहले पौधे आए। ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आ गए, इनको खाया किसने? टिड्डे खा गए। ठीक है, ग्रास हॉपर खा गया, ये प्राइमरी कंज्यूमर है। इसको खाया फ्रॉग ने, इसको खाया स्नेक ने। तो प्लांट्स जो हैं, इनके पास अगर हम एज्यूम करें कि 100% एनर्जी है, 100 किलो कैलोरीज इनके पास एनर्जी है, तो
इससे जो एनर्जी ऊपर जाएगी, ऊपर वाले ट्रॉपिक लेवल पे जाएगी, तो वो 10% ही रह जाएगी। 100 का 10% क्या होता है? 10। अब इससे ऊपर अगर जाएगी तो इसका भी 10% हो जाएगा, यानी कि 10 क्या होता है? 1, तो ऊपर 1% गई। अब 1 का 10% क्या है? 0.1। ठीक है। तो इस तरह से लॉस ऑफ एनर्जी हो रहा है। ठीक है, एनर्जी लूज हो रही है जैसे जैसे वो अलग ऊपर वाले ट्रॉपिक लेवल पे जा रहे हैं। ठीक है। और ये बात याद रखने की है कि जो पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है, इट इज ऑलवेज अपराइट, ये हमेशा सीधा ही होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लॉस ऑफ एनर्जी हो रहा है। और लॉस ऑफ एनर्जी क्यों हो सकता है? क्योंकि बहुत सारी इसके कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि हीट की वजह से, है ना, हीट की वजह से एनर्जी लूज हो रही है, या सांस लेने में, रेस्पिरेशन में एनर्जी लूज हो रही है। ठीक है। किसी न किसी फॉर्म में एनर्जी लूज हो रही है, और ऊपर वाले लेवल तक, ऊपर वाले ट्रॉपिक लेवल तक जाते जाते 10% ही बच रही है। ठीक है। और ये जो 10% एनर्जी ट्रांसफर है फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर, इसको बोलते हैं 10% लॉ। ठीक है। ये क्वेश्चंस में भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया है। ये आपको टिप्स पे होना चाहिए कि ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, इसको 10% लॉ कहते हैं। और ये हमेशा सीधा बनता है, उल्टा नहीं बनता है। तो यह क्यों ऐसा होता है, ये आपको पता चल गया है। और इसमें जो प्रोड्यूसर्स हैं, इनके पास हाईएस्ट एनर्जी कंटेंट होता है। और जो टॉप, जो सबसे ऊपर है, एपेक्स लेवल पे जो कंज्यूमर है, उसका जो एनर्जी लेवल है वो लीस्ट होता है, सबसे कम होता है। ठीक है। तो ये हो गया आपका पिरामिड ऑफ एनर्जी। इसमें कोई भी इकोसिस्टम हो, पिरामिड ये एनर्जी वाला सीधा ही रहता है। इसकी समरी टेबल देख लीजिए एक बार। पिरामिड टाइप एक नंबर पे बेस्ड है, एक बायोमास पे बेस्ड है, और एक एनर्जी पे बेस्ड है। ठीक है। ये नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स के हिसाब से चलता है। ठीक है। ये ड्राई वेट के हिसाब से चलता है, बायोमास वाला। ये एनर्जी वाला चलता है किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। इसकी शेप उल्टी या सीधी हो सकती है, इसकी भी उल्टी सीधी हो सकती है, लेकिन एनर्जी वाला पिरामिड हमेशा सीधा रहता है। एक्सेप्शंस देखो, इन्वर्टेड कब रहता है? पैरासिटिक चेन्स पे ये नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म वाला उल्टा रहता है। और एक्वाटिक इकोसिस्टम में बायोमास वाला पिरामिड उल्टा रहता है। और ये हमेशा सीधा ही रहता है। ठीक है। एनर्जी लॉस के रूल को ये फॉलो करता है, ये हमेशा अपराइट रहता है। अब समझते हैं बायोम क्या होता है। बायोम इज अ लार्ज ज्योग्राफिक एरिया विद डिस्टिंक्ट क्लाइमेट कंडीशंस, फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा फौना हम पढ़कर आए हैं, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। फ्लोरा मीन्स स्पीशीज ऑफ प्लांट्स इन अ स्पेसिफिक एरिया, और फौना स्पीशीज ऑफ एनिमल इन अ स्पेसिफिक एरिया। तो biome is the largest geographic area with distinct climate conditions, flora and fauna adapted to the environment. It is larger than an ecosystem and contains many ecosystems within it. यानी कि बहुत सारे इकोसिस्टम मिलके क्या बनाते हैं? बायोम। बायोम क्या है? एक बड़ा सा ज्योग्राफिकल एरिया होता है, और जहाँ पे एक डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है, वहाँ के अलग तरह के पेड़ पौधे और जानवर होते हैं, जो कि अपने एनवायरमेंट के हिसाब से वहां पे जीते हैं। इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। ये क्लाइमेट से डिफाइन होता है। ठीक है। और मेनली वहाँ का टेम्परेचर कैसा है और प्रेसिपिटेशन कैसा है। टेम्परेचर तो आप समझते हैं, है ना, तापमान ज्यादा ठंडा है या गर्म है। प्रेसिपिटेशन, वहाँ पे कितनी वर्षा होती है, इस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, कितने बादल बनते हैं, कितना पानी बरस रहा है। और डिटरमाइज द टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड। और कौन से पौधे, और कौन से पौधे उगेंगे, और कौन से एनिमल्स वहां रह पाएंगे, ये भी उस पर डिपेंड करता है। और हर एक जो बायोम है, वो बहुत सारे कंट्रीज या बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ हो सकता है। ठीक है। और बायोम कई तरीके का हो सकता है। यहाँ पे कुछ टाइप्स दिए हुए हैं। फॉरेस्ट बायोम, ग्रासलैंड बायोम, डेजर्ट बायोम, टुंड्रा बायोम, एक्वेटिक बायोम। फॉरेस्ट बायोम, यहाँ पे क्या है? जंगल है ना, काफी सारी बारिश होगी, हाई रेनफॉल होगा, डेंस ट्रीज यानी घने घने पेड़ होंगे, ट्रॉपिकल, टेम्परेट और बोरियल। ग्रासलैंड बायोम क्या है? यहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होगा, और यहाँ पे ज्यादातर ग्रास होगी। सवानाज या प्रेयरीज के एग्जाम्पल है, प्रेयरी घास के मैदान। ठीक है। नेक्स्ट डेजर्ट बायोम, यहाँ पे बहुत कम बारिश होगी और बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर रहेगा।
टुंड्रा बायोम में क्या है, ठंडे रहते हैं, पेड़ नहीं होते हैं, और बायोडायवर्सिटी भी कम होती है, जैसे आर्कटिक या फिर अल्पाइन टुंड्रा। नेक्स्ट है एक्वेटिक बायोम, यानी पानी वाली जगह। यहाँ पे फ्रेश वाटर या फिर मरीन लाइफ जो होगी, इसमें ओशन या कोरल रीफ्स हो गए, ये आपका कैसा है, एक्वेटिक बायोम। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, सब कुछ बहुत ही आसान है, और आपको कोशिश कर रहे हैं आसान आसान से आसान शब्दों में समझाने की। तो अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज फॉलो करना ना भूलें इस चैनल को, इसको प्लीज सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो पोस्ट करूं आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है हैबिटाट। हैबिटाट क्या होता है? नेचुरल एनवायरनमेंट वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स एंड थ्राइव्स। एक नेचुरल एनवायरनमेंट किसी भी ऑर्गेनिज्म का जहाँ पे वो रहता है और अपना जीवन यापन करता है, ठीक है। अब हैबिटेट कैसा हो सकता है? टेरेस्ट्रियल हो सकता है, ठीक है, फॉरेस्ट हो सकता है, डेजर्ट हो सकता है। फॉरेस्ट में अलग तरह के जीव जंतु रहेंगे, डेजर्ट में जीव जंतु अलग तरीके के रहेंगे, और वहां पे पेड़ पौधे भी अलग तरह के होते हैं। यहाँ पे कैक्टस होते हैं, स्नेक्स होते हैं, बिच्छू होते हैं जो कि रेत के अंदर छुप के रहते हैं, ठीक है। कैक्टस उगता है क्योंकि इसको कम पानी की जरूरत है, ये डेजर्ट में उगेगा, ठीक है। तो डेजर्ट इनका क्या हो गया, हैबिटेट। और एक्वेटिक हैबिटेट होता है जिसमें मरीन लाइफ, जितने भी जीव जंतु रहते हैं वो रहते हैं, फिशेज या फिर आपके ऑक्टोपस, इस तरह के जो भी एनिमल्स हैं। फ्रेश वाटर। बायोडायवर्सिटी क्या होता है? बायो का मतलब जीवन, डायवर्सिटी मीन्स विविधता, डिफरेंसेस। बायोडायवर्सिटी बोलता है कि जो अर्थ पे जो लाइफ है ये वेरी करती है, ठीक है, बहुत विविध है, बहुत अलग अलग तरह के जीव जंतु यहाँ मिलते हैं, और बहुत अलग अलग तरह के पेड़ पौधे मिलते हैं, ठीक है। तो जीवन बहुत तरीके का है अर्थ पे, और ये डिफरेंट कैसे हो सकता है? या तो स्पीशीज की जीन्स डिफरेंट हो, है ना, डिफरेंट डिफरेंट जीन्स की वजह से डाइवर्सिटी आ जाती है, डिफरेंसेस आ जाते हैं, या स्पीशीज अलग हो इसीलिए डिफरेंस आ जाते हैं, या फिर इकोसिस्टम, वो अलग अलग इकोसिस्टम के प्राणी हो इसीलिए डिफरेंसेस आ जाते हैं, डाइवर्सिटी आ जाती है। तो बायोडाइवर्सिटी कितने टाइप की हो सकती है? जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। और बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी बनी रहती है। इन चीजों पे, इन पॉइंट्स पे आप विचार कीजिएगा कि क्यों, कैसे, कैसे बायोडायवर्सिटी इंपॉर्टेंट है, ये सब इंपॉर्टेंस क्यों है बायोडायवर्सिटी की, इसके ऊपर थोड़ा सा थॉट आप अपना भी लगाइए, ठीक है। मेडिकल रिसोर्सेज और क्लाइमेट रेगुलेशन, ठीक है। लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी का लॉस कैसे हो रहा है? हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, जो भी हैबिटेट है, जो भी रहने की जगह है, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जा रहा है। पॉल्यूशन की वजह से स्पीशीज मर रही हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से भी मर रही हैं। इनवेजिव स्पीशीज, यानी कि अगर एक स्पीशीज एक जगह पहले से रहती है, वहां बाहर से कोई दूसरी स्पीशी आई और उसने उस जगह पे रहने वाली स्पीशीज को खत्म कर दिया। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, जरूरत से ज्यादा एक्सप्लॉइट करना जो भी चीज मिल रही है उसको। अब इन सब की वजह से क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं? इकोसिस्टम में इनबैलेंस हो सकता है, ठीक है, गड़बड़ा जा सकती है, और लॉस ऑफ सर्विसेज, और रिड्यूस रेजिलियंस, यानी कि जो भी चीजें रोक के रखी थी उस इकोसिस्टम ने, अगर उसको डिस्टर्ब किया गया तो फिर वो चीजें आएंगी। जैसे आप पेड़ काट दे रहे हो, ठीक है, आपने क्या किया, उस जगह की जो स्पीशीज थी पेड़ पौधों की, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन किया। अब वहां से पेड़ हट गए तो वहां पे जितने भी जीव जंतु रहेंगे वो या तो मर जाएंगे या फिर दूसरी जगह चले जाएंगे, और वहां की जो मिट्टी होगी उसमें भी बहुत सारे जीवाणु रह रहे होंगे, ठीक है। तो उन ऑर्गेनिजम्स का, जो माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका भी लॉस हो जाएगा, ठीक है, वो भी चले जाएंगे, जिसकी वजह से अब पेड़ नहीं है तो सॉइल इरोजन होगा, ठीक है, मिट्टी, वहां से पानी गिरेगा तो मिट्टी बह जाएगी, तो वो जगह तो हो गई बर्बाद, ठीक है। तो ये सब इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस हैं, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं जिनको नेचुरल कैलेमिटी कह दिया जाता है। ह्यूमन डिस्ट्रक्शन की वजह से नेचर को हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस को झेलना पड़ता है। आगे देखते हैं, रेड लिस्ट बाय आईयूसीएन। रेड लिस्ट क्या है, आईयूसीएन क्या है? आईयूसीएन है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये इंटरनेशनल लेवल का आपका यूनियन है, और ये क्या करता है, ग्लोबली जितनी भी स्पीशीज हैं, चाहे वो पौधों की हो चाहे जानवरों की हो,
उनका असेसमेंट करता रहता है। ठीक है। और रेड लिस्ट बाय IUCN, क्यों बोला गया इसको? क्योंकि इसमें जो स्पीशीज रहती हैं वो कौन कौन सी कैटेगरीज की हो सकती हैं? एक्सटिंक्ट, यानी कि जो खत्म ही हो चुकी हैं। ठीक है। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, ये इनके कोड्स हैं, यानी कि जो वाइल्ड में अब नहीं बची, वाइल्ड से एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। क्रिटिकली एंडेंजर्ड, यानी कि जो खतरे में है। एंडेंजर्ड मतलब जो बहुत ही ज्यादा खतरे में है, ये खतरे में है। और ये भी बहुत ही कमजोर बची है स्पीशीज। नियर थ्रेटन्ड, यानी कि इनको भी खतरा है। और लीस्ट कंसर्न, यानी इनको बहुत ज्यादा खतरा नहीं है। तो ये रेड लिस्ट IUCN जो है जारी करता है, ये सारे स्पीशीज को मॉनिटर करता रहता है, जिसके हिसाब से एक रेड लिस्ट निकालता है, जिसमें कि एक्सटिंक्ट या फिर नियर एक्सटिंक्शन वाली स्पीशीज को शामिल करता है। एक्सटिंक्शन तीन तरह का यहाँ पे लिखा हुआ है। नेचुरल एक्सटिंक्शन, या तो नेचुरली ही कुछ स्पीशीज हैं जो खत्म हो जा रही हैं, एक्सटिंक्शन ही खत्म होना। यानी कि इवोल्यूशन, जैसे जैसे इवोल्यूशन हो रहा है ना, जैसे जैसे विकास हो रहा है, कुछ स्पीशीज उस आने वाले टाइम के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, इसीलिए वो अपने आप ही खत्म होती जा रही है नेचुरली। इस टाइप के एक्सटेंशन को बोलेंगे नेचुरल एक्सटिंक्शन। दूसरा है मास एक्सटिंक्शन, यानी कि लार्ज स्केल पे सडन लॉस। अब आपको पता है डायनासोर्स के बारे में, तो डायनासोर्स कैसे खत्म होते हैं? मीटियोर की वजह से। मीटियोर ने जब अर्थ को हिट किया था, तो सारे जो डायनासोर्स की स्पीशीज थी वो एकदम एक्सटिंक्ट हो गई, एकदम। तो ये कैसा है? मास एक्सटेंशन, क्योंकि यहाँ पे लार्ज स्केल पे सडन लॉस हुआ था डायनासोर्स का। ये एग्जांपल है मास एक्सटेंशन का। नेक्स्ट है एंथ्रोपोजेनिक एक्सटेंशन, यानी कि एंथ्रोपोजेनिक इट इज रिलेटेड टू ह्यूमंस। ठीक है। एक्सटेंशन ड्यू टू ह्यूमन, तो ह्यूमन कॉज एक्सटिंक्शन जो है, इसकी वजह से जो स्पीशीज खत्म हो रही हैं वो है एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन। ह्यूमन कॉज कैसे? या तो इंसान ने हंट किया है, ठीक है, शिकार करके स्पीशीज को खत्म किया है, जिसकी वजह से वो एक्सटेंट हो गई हैं, खत्म होती जा रही हैं। या फिर हैबिटेट लॉस, या फिर ह्यूमन के इन्वेजन की वजह से, या तो उसने जंगलों को उजाड़ दिया है, जिसकी वजह से उनके रहने की जगह जा चुकी है, जिसकी वजह से वो स्पीशीज अब नहीं रही। बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन क्या होता है? देखो, बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता को कंजर्व करने के लिए क्या किया गया है? इन सिटू कंजर्वेशन कंजर्वेशन और एक्स सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन में क्या है? इसमें नेचुरल हैबिटेट रहता है। इसमें एग्जांपल क्या है? नेचुरल नेशनल पार्क, सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स। ठीक है। एक्स सिटू कंजर्वेशन क्या है? ये नेचुरल हैबिटेट के बाहर। नेचुरल हैबिटेट मतलब जहां पे उन जीव जंतुओं का नेचुरली पाया जाना होता है। ठीक है। शेर है, वो अपने वाइल्ड में रहता है, तो उसको उसी के हैबिटाट में कंजर्व करके रखना, प्रोटेक्ट करके रखना, ये है हमारा नेचुरल हैबिटाट। ठीक है। इसको इन सिटू कंजर्वेशन कहा जाता है। एक्स सिटू कंजर्वेशन में क्या है कि उनको उनके हैबिटाट से निकाल कर, उनके नेचुरल हैबिटाट से निकाल कर दूसरी जगह पे ले जाके उनको सुरक्षित रखना। इसका एग्जाम्पल क्या है? जू। अब शेर को पकड़ के ले आए एक जंगल से, उसके नेचुरल हैबिटाट से उठाकर ले आया, जू में आके रख दिया, तो ये आउटसाइड है उसके नेचुरल हैबिटाट के, तो ये एक्स सिटू कंजर्वेशन हो गया। बोटेनिकल गार्डन्स हो गए और सीड बैंक्स हो गए, ये कैसे हो गए? एक्स सिटू कंजर्वेशन, विच इज आउटसाइड नेचुरल हैबिटाट। अब देखेंगे बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। बायोस्फीयर रिजर्व बहुत ज्यादा बड़े एरियाज होते हैं। ठीक है। ये प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, और जहाँ पे बायोडायवर्सिटी को संभालने के लिए इनको बनाया जाता है। ये बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड होते हैं। ठीक है। और बहुत ही लिमिटेड यहाँ पे एक्टिविटी होती है, और सस्टेनेबल यूज यहाँ पे रहता है। अब इसके एग्जाम्पल नीलगिरी, नंदा देवी और सुंदरबन इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ये बहुत ही बड़े फेमस बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, जहाँ पे की स्पीशीज को रिजर्व करके रखा हुआ है। क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ nature where living organisms interact among themselves and with their physical environment? तो भाई फंक्शनल यूनिट क्या है उस नेचर की जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ और अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ? इस पूरे सिस्टम को क्या कहते हैं? इस पूरे सिस्टम को कहते हैं इकोसिस्टम। तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग represent अ detritus फूड चेन? ये हम पढ़कर आए हैं, यानी डेड से जो चालू हो रही है, ऐसी फूड चेन जो डेड मैटर से चालू हो रही है। तो इसमें सेकंड ऑप्शन में आ रहा है डेड लीव्स। डेड लीव्स से वुडलाउस और फिर ब्लैकबर्ड ने उसको खाया। ठीक है।
तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन एन इकोलॉजिकल पिरामिड द बेस इज ऑक्यूपाइड बाय, इकोलॉजिकल पिरामिड हम पढ़कर आए थे, इसमें बेस में हमेशा क्या होता है, बेस में वो होगा जहां से शुरुआत हो रही है, शुरुआत कहां से होगी, प्लांट से, और प्लांट्स क्या है, प्रोड्यूसर्स, यही इसी इन्हीं की वजह से तो सब लोगों की रोजी रोटी चल रही है। ठीक है, इनको खा रहे हैं प्राइमरी कंज्यूमर, इनको खा रहे हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, और फिर खा रहे हैं टॉप कार्निवोर्स। तो सबसे पहले क्या आएगा, प्रोड्यूसर, ये होते हैं बेस में। द नेचुरल प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और कम्युनिटी इज नोन एज, नेचुरल प्लेस क्या होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म या कम्युनिटी का, हैबिटाट। ठीक है, हैबिटाट क्या है, नेचुरल जगह किसी भी स्पीशी की जो भी वहां रहती है। और इन एन इकोसिस्टम द एनर्जी अवेलेबल टू द नेक्स्ट टॉपिक, ये एनर्जी वाला लॉ पढ़कर आए थे हम, कौन सा, 10% एनर्जी लॉ। यानी कि एक ट्रॉपिक लेवल से ऊपर वाले ट्रॉपिक लेवल पे जब जाएगी एनर्जी तो उसका 10% ही रह जाएगी। ठीक है, अगर नीचे 100 है तो ऊपर जाते जाते 10 रह जाएगी, और 10 है तो ऊपर जाते जाते 1% रह जाएगी। तो इन एन इकोसिस्टम द एनर्जी अवेलेबल टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल इज 10%, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चंस, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये लेक्चर। बाकी की चीजें पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।